परिवार की सामान्य विशेषताओं के बाद अब हम यहाँ पर परिवार की विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख करेंगे। इन सार्वभौमिक विशेषताओं के अतिरिक्त मैकाइवर पेज ने कुछ ऐसी विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलती है। उन्हें हम विशिष्ट विशेषताएं कहते हैं। मैकाइवर पेज पुस्तक सोसाइटी में इन विशेषताओं को परिवार की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सार्वभौमिकता। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है। चार्ल्स कूले ने तो परिवार को मानव की प्रथम पाठशाला कहा है और ये कहा है कि विश्व की अधिकांश आबादी किसी न किसी प्रकार के परिवारों में ही निवास करती है। इसलिए परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक समिति है। नंबर 2 विशेषता है भावात्मक आधार। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं, जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती है। नंबर 3 है रचनात्मक प्रभाव। मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की ही गहरी छाप होती है। इसलिए ही कूले परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहते हैं, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहते हैं। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में उच्च है। कुछ विद्वान इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे का शिक्षण परिवार में होता है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में तो वह बाद में आता है। नंबर 4 है सीमित आकार, लिमिटाइज साइज। अन्य बृहद समूहों की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती है। इसका कारण प्राणी शास्त्रीय है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इसकी सदस्यता प्राप्त होती है। नंबर 5, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों में के मिलने से होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवार का योग माना है। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं, जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। नंबर 6 है सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। नंबर 7 है सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती है। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है, वरन उसे इस हेतु सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं।
नंबर 8 है परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है।